हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ के इस लेक्चर में आज हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे, अर्थात पार्षद सीमा नियम या संगम ज्ञापन भी इसे कहा जाता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों से एग्जाम में पार्षद सीमा नियम किसे कहते हैं, पार्षद सीमा नियम का महत्व या इसकी विषय वस्तु के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा की बात करेंगे। पार्षद सीमा नियम की जो परिभाषा है वो कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में दे रखी है। इसके अनुसार मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच इज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट और ऑफ दिस एक्ट। अर्थात पार्षद सीमा नियम से तात्पर्य ऐसे सीमा नियम से है जिसे ओरिजिनली फ्रेम्ड किया गया है, अर्थात जिसे कंपनी के निगमन के समय वास्तविक रूप में बनाया गया है, या फिर जिसे अल्टर्ड किया गया अर्थात जिसमें परिवर्तन किए गए हैं समय समय पर इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉज, किसी पिछले कंपनी अधिनियम के तहत अथवा इस कंपनी अधिनियम के तहत। अब पिछला कंपनी अधिनियम तो कौन सा है बेटा? कंपनीज एक्ट 1956, और ये वाला जो एक्ट है वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या हुआ, इस सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 के अनुसार पार्षद सीमा नियम से तात्पर्य ऐसे सीमा नियम से है जिसे कि पिछले किसी कंपनी अधिनियम अथवा इस कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वास्तविक प्रारूप में बनाया गया है, या फिर समय समय अनुसार टाइम टू टाइम जिसे अल्टर्ड या परिवर्तित किया गया है। क्लियर? तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन जो इस धारा में दे रखी है। अब हम इसके मीनिंग की बात करेंगे जिससे कि हमें समझ में आएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वास्तव में है क्या। वैसे तो आप लोग सभी जानते होंगे और सुना भी होगा आप लोगों ने कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है और साथ के साथ मेन डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी का एक मुख्य दस्तावेज होता है या प्रथम दस्तावेज हम इसे कहते हैं। यह कंपनी का चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कंपनी का ये संविधान होता है जिसके अकॉर्डिंग ही कंपनी को कार्य करना होता है। कंपनी जितने भी काम करेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही करेगी, वो इसके दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के काफी चीजों के बारे में नॉलेज देता है, जैसे कंपनी की पावर्स के बारे में बताता है, उसकी स्कोप के बारे में बताता है, उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, उसके प्रमोटर्स कौन होंगे, डायरेक्टर्स कौन होंगे, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, कंपनी की कैपिटल कितनी है, कितने कितने शेयर्स में डिवाइडेड है, किस प्रकार की कंपनी है, कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन है, किसके पास कितने शेयर्स हैं, ये सारी जानकारी कौन देता है? कंपनी का पार्षद सीमा नियम। इसीलिए ये कंपनी का प्रथम और मुख्य दस्तावेज कहलाता है, कंपनी का संविधान कहलाता है। तो देखिए हम इसके मीनिंग को जानने के लिए कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इट इज अ चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। इसे हम क्या कहते हैं? कंपनी का चार्टर या संविधान। ऐसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया, ये कंपनी का क्या होगा? संविधान होता है। कंपनी की सारी पावर्स इसमें डिसाइड की जाती है। जो भी लोग कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जो भी लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, उन सबको कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज कहाँ मिलेगी? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या कंपनी का चार्टर, जो कंपनी के बारे में संपूर्ण जरूरी बातें बता देता है। इसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। इसे क्या कहा गया है? लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि इसे एक विधिक दस्तावेज कहा गया है, जिसको कब तैयार किया जाता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जिसे कंपनी के फॉर्मेशन के समय और रजिस्ट्रेशन के समय तैयार करा जाता है। जब कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है स्टूडेंट्स, जब उसे बनाया जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तो उस समय ये डॉक्यूमेंट तैयार होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इट स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है? ऑब्जेक्टिव्स को। फॉर विच द कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड। ये किसकी बात कर रहा है? कंपनी के उद्देश्यों की। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जो डिस्कस करता है किस बारे में? कंपनी के उद्देश्यों के बारे में, जो आपको बताता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के उद्देश्य क्या है, जिनके लिए कंपनी को फॉर्म किया गया है, यानी कि जिनके लिए कंपनी का निर्माण किया गया है, वो उद्देश्य क्या है? कौन बताएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताएगा। फिर बात आती है, इट डिटरमाइंस स्कोप ऑफ कंपनी।
यह कंपनी के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। ये कंपनी के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। इट मीन्स ये बताता है कि कंपनी किस सीमा से क्षेत्र के भीतर कार्य करेगी, कंपनी का काम करने का क्षेत्र क्या होगा। ये बताता है कि अगर इस क्षेत्र से बाहर निकलकर कंपनी काम करती है तो वो क्या कहलाएगा, बियॉन्ड द पावर कहलाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के कार्य क्षेत्र को डिस्कस करता है, उसको डिफाइन करता है और ये दायित्व डालता है कि कंपनी कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो इस सीमा से या इस स्कोप से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन चीजों को, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मीनिंग ऑफ एमओयू इजीली समझ में आ जाता है। एक बार वापस देखते हैं। मेमोरेंडम मीन्स चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। पार्षद सीमा नियम क्या है, कंपनी का चार्टर और संविधान है। पार्षद सीमा नियम क्या है, एक विधिक दस्तावेज है जिसे कंपनी के फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन के समय बनाया जाता है। यह एक अति आवश्यक दस्तावेज है या प्रथम दस्तावेज है। यह क्या बताता है, यह कंपनी के उन उद्देश्यों के बारे में बताता है जिनके लिए कंपनी का फॉर्मेशन किया गया है, जिनके प्राप्ति के लिए कंपनी को बनाया गया है। इसके अलावा यह कंपनी की इसके कार्य क्षेत्र को, उसकी सीमा को, उसकी लिमिटेशंस को डिसाइड करता है कि भाई इस दायरे में रहकर ही डायरेक्टर्स को काम करना है, इसके बाहर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है आपका मीनिंग। अब हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि पार्षद सीमा नियम का महत्व। कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, तो ये पॉइंट्स आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, इट प्रोवाइड्स फुल डिटेल्स ऑफ कंपनी, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एटसेट्रा। पार्षद सीमा नियम हमें पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता है। किस बारे में पूर्ण जानकारी देता है बेटा, कंपनी के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में और कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, कंपनी के मेंबर्स के बारे में। मतलब कंपनी का जो पूरा का पूरा अस्तित्व है उसकी पूरी जानकारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मिलती है। लाइक कंपनी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, उसका ऑफिस कहाँ है, भाई कौन कौन लोग कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन कंपनी के प्रमोटर्स है, कौन कंपनी के मेंबर्स है, ये सारी जानकारी, कंपनी के पास कैपिटल कितनी है, लायबिलिटी कितनी कितनी होगी शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की, सब्सक्राइबर्स कौन है कंपनी के, ये सारी जानकारी कौन उपलब्ध करवाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस कारण से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड, इट इज अ बेसिक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये मूलभूत और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे बेसिक डॉक्यूमेंट भी कहा गया है। क्यों कहा गया है बेटा, क्योंकि इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन ऑफ कंपनी। ये कंपनी के उद्देश्य और कंपनी के मिशन, कि भाई कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी क्या कार्य कर रही है और अब कंपनी उस कार्य के थ्रू क्या करना चाहती है फ्यूचर में। ठीक है ना, कि पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही है तो उसमें अब आगे क्या स्कोप है, क्या करना चाहती है कंपनी, कंपनी का मोटिव क्या है। ठीक है, कंपनी मान लीजिए रिटेलिंग का काम कर रही है, कंपनी होलसेलिंग का काम कर रही है, या कंपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, इसके बारे में फुल ऑन फुल जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो कहाँ से अवेलेबल होती है, मेमोरेंडम से। तो इस कारण ये इसका महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनेबल्स टू शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर पर्सन्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सक्षम बनाता है, किसको सक्षम बनाता है, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और अदर पर्सन्स को। किस बारे में, अबाउट द पर्पस एंड पावर ऑफ कंपनी, कंपनी के उद्देश्य और उसकी शक्तियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डर्स की, अंशधारियों की। अंशधारी कंपनी से अंश खरीदते हैं, अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, मेमोरेंडम को पढ़ते हैं, उसे देखते हैं। मेमोरेंडम को देखकर उनको ये पता चलता है, ये ज्ञान हो जाता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो किस तरीके से किस कार्य में लगाया जाएगा। वो इस एमओए के थ्रू सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है उसको यूटिलाइज किया जाएगा कि नहीं, हमारा रिस्क कितना है। तो अंशधारियों का चूंकि अधिकार भी है जानना कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी कार्य क्या कर रही है, तो शेयर होल्डर्स को एमओए के थ्रू कंपनी के पर्पस के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर क्रेडिटर्स की यानी कि लेनदारों की बात करें तो लेनदार देखिए, कंपनी को चूंकि ऋण देते हैं
तो क्या कोई लेनदार ऐसी कंपनी को ऋण देना चाहेगा जो कंपनी डूबत हो पहले से ही, या जो कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटी में संलग्न हो, कोई इलीगल एक्ट कर रही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स को भी किस बारे में जानकारी हो जाती है कि वो जिस कंपनी को पैसा देने जा रहे हैं वो कंपनी क्या वाकई में कोई लॉफुल एक्ट कर रही है या क्या, या नहीं। अनलॉफुल एक्ट कर रही है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा पैसा क्यों लगाएगा ऐसी कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स को भी पता चल जाता है कंपनी के पर्पस के बारे में। अच्छा, कंपनी की पावर्स के बारे में पता चल जाता है, क्या कंपनी वाकई में उनका ऋण चुका देगी, क्या कंपनी प्रॉफिट गेन करने वाली कंपनी है या हमेशा लॉस में जाने वाली कंपनी है। अगर कोई कंपनी लॉस में जाएगी तो क्रेडिटर्स उसमें अपना पैसा क्यों लगाएंगे भाई, ठीक है ना। तो इस तरह से क्रेडिटर्स को भी एमओए के थ्रू जानकारी मिल जाती है कंपनी के उद्देश्य और उसकी शक्तियों के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे अदर पर्सन्स की, है ना, अन्य व्यक्तियों और तृतीय पक्षकारों की। तो देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप रखते हैं, वो कंपनी के साथ कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, ठीक है ना। तो मेमोरेंडम के थ्रू उनको भी कंपनी के पर्पस और पावर्स के बारे में पता चलता है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि मेमोरेंडम देखिए कंपनी का स्कोप बताता है, कंपनी का एम और ऑब्जेक्टिव बताता है, तो उन लोगों को पता लग जाता है कि भैया हम जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करने जा रहे हैं क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपनी एबल भी है या नहीं, ठीक है। अगर उन्हें पता चल जाता है कि भाई कंपनी तो एबल ही नहीं है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर वो क्यों कंपनी के साथ ऐसी संविदा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एमओए हेल्प करता है अदर पर्सन्स की भी, ताकि वो अच्छे से इजीली उनको पर्पस और पावर्स ऑफ कंपनी के बारे में जानकारी दे सके। तो इस तरह से कंपनी का ये एमओए का इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट, इट डिफाइंस लायबिलिटी। एमओए जो है वो लायबिलिटी को कोई परिभाषित करता है, लायबिलिटी के बारे में भी बताता है कि भैया कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के मेंबर्स, इनका दायित्व क्या होगा। यदि कंपनी जो है अंशधारियों की कंपनी है, ठीक है ना, तो कितने अंशधारियों का क्या क्या दायित्व होगा, सदस्यों की कंपनी है तो सदस्यों का क्या क्या दायित्व होगा। तो मेमोरेंडम में इनकी लायबिलिटी ऑलरेडी डिफाइन रहती है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स और मेंबर्स किस लायबिलिटी के अंडर काम करेंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू हमने देखा कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एमओए के फॉर्मेट की। एमओए का फॉर्मेट कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 4 में दे रखा है, 4 में डिसाइड है, और सेक्शन 4 में जो है वो 5 टेबल्स दे रखी है, टेबल ए टू टेबल ई तक, ठीक है। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी एंड टेबल ई। टेबल ए बात करती है, उस प्रारूप को बताती है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल वाली कंपनियों के लिए है। ऐसी कंपनियां जो अंशों द्वारा सीमित कंपनियां हैं उनके बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का प्रारूप क्या होगा वो प्रारूप दे रखा है टेबल ए में, ठीक है। अब अंशों द्वारा सीमित कंपनियां क्या होती हैं, हमारे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अंशों द्वारा सीमित कंपनियां से तात्पर्य ऐसी कंपनियों से है जिनके अंशधारियों का दायित्व केवल उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक ही सीमित रहता है, उससे अधिक नहीं। आपने अगर 100 रुपीज का एक ही शेयर खरीदा है तो आपका दायित्व केवल 100 रुपीज तक है, और उस 100 रुपीज में से अगर आप फर्स्ट कॉल के थ्रू कंपनी को 20 रुपए दे चुके हैं और अनपेड कितना रह गया 80 रुपीज, तो अब यू आर लायबल नाउ ओनली फॉर 80 रुपीज, ठीक है ना, नॉट फुल रुपीज 100। आपने अगर कंपनी के 100 रुपए के शेयर में से 20 रुपए कंपनी को प्रथम कॉल में चुका दिए हैं, तो अब आप कितने शेष रहे 80 रुपए, तो आपका दायित्व अब केवल और केवल 80 रुपए तक है, इससे अधिक नहीं, ठीक है। इसके अलावा टेबल बी, टेबल बी में जो एमओए का जो प्रारूप दे रखा है वो उन कंपनियों के बारे में दे रखा है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, जो कंपनियां गारंटी द्वारा सीमित होती है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां वो कंपनियां होती है जिनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए गारंटी तक होता है। गारंटी मीन्स वो अंडरटेकिंग लेते हैं इस बात की कि कंपनी के वाइंडिंग अप के समय, यानी कि जब कंपनी का शटडाउन हो जाएगा, जब कंपनी के परिसमापन का समय आएगा, तो हम कंपनी के इतने दायित्व चुकाएंगे, तो उनके द्वारा ली गई गारंटी जितना अमाउंट, फॉर एग्जांपल ए ने गारंटी दी है कि मैं 20,000 रुपए का अमाउंट, जब एबीसी कंपनी जो है जब बंद हो जाएगी तब मैं इसके वाइंडिंग अप के समय 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है। तो ए की लायबिलिटी कितनी है, केवल और केवल 20,000 रुपए तक की, और ये लायबिलिटी जो है वो कब अराइज होगी, केवल और केवल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप
ऑफ कंपनी, कंपनी के परिसमापन के समय। इससे पहले कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी कंपनी इन पैसों की डिमांड नहीं कर सकती। ठीक है, फिर बात आती है टेबल सी की। टेबल सी में जो एमओए का फॉर्मेट है वो है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स। उन कंपनियों के बारे में टेबल सी में फॉर्मेट दे रखा है जिन कंपनियों में थोड़ा बहुत तो अंशधारियों द्वारा सीमित कंपनियां होती है, जो अंशों द्वारा सीमित कंपनियां होती है, और कुछ हाथ उसमें गारंटी भी होती है, गारंटी द्वारा सीमित, और दोनों की जो विशेषताएं है वो उसमें इंक्लूड होती है। टेबल डी की बात करते हैं तो टेबल डी का जो फॉर्मेट है वो है अनलिमिटेड कंपनियों के बारे में जो विदाउट शेयर कैपिटल होती है, जो बिना अंश पूंजी की असीमित कंपनियां होती है, उनके बारे में फॉर्मेट दे रखा है टेबल ए में। असीमित कंपनियों से तात्पर्य ऐसी कंपनियों से है जिनके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है ना, मतलब जिनकी जो पर्सनल असेट्स होती है उनको भी स्टैक किया जा सकता है, वो भी दाव पे लगी रहती है ना। जो उनकी पर्सनल स्टेक्स होती है, वो असेट्स होती है, वो भी एट द स्टेक होती है, दाव पर लगी हुई होती है। उनकी जो कंपनी की लायबिलिटीज को पे करने में उनका घर, उनकी गाड़ी, उनकी संपत्ति, इन सबको भी बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ये होती है अनलिमिटेड कंपनियां। टेबल ई का जो एमओए फॉर्मेट है वो बताता है अनलिमिटेड कंपनियों के बारे में विद शेयर कैपिटल, ऐसी असीमित कंपनियां जिनमें की शेयर कैपिटल होती है। ठीक है, तो इस तरह से टेबल ए से लेकर टेबल ई तक आप लोगों को सेक्शन 4 में फॉर्मेट बता रखे हैं एमओए के। अब हम चलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसे हम कंटेंट्स ऑफ एमओए या सब्जेक्ट मैटर ऑफ एमओए, पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु के नाम से जानते हैं। पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो पार्षद सीमा नियम की जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट्स है, उसे हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें 6 खंड दे रखे हैं आपके। पहला खंड है नेम क्लॉज, यानी कि नाम खंड। नेम क्लॉज में कंपनी के नाम का उल्लेख होता है, कंपनी इसमें अपना नाम डाल देगी, इस कंपनी का नाम ये है। इसके लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान रखनी आवश्यक होती है। कंपनी का जो नाम है वो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की दृष्टि में अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 जो है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें, शर्तें आपको फॉलो करनी होती है नाम रखने से पहले। इसके अलावा कंपनी का जो नाम है उसके आगे आप लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं। यदि कंपनी प्राइवेट है देन कंपनी यूज प्राइवेट लिमिटेड, वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अब वो क्योंकि प्राइवेट कंपनी है इसलिए वो अपने नाम के आगे क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करेगी। इसके अलावा पब्लिक कंपनी एबीसी कंपनी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी केवल और केवल लिमिटेड शब्द का यूज करेगी। ठीक है, एबीसी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, सेकंड क्लोज है इसका, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खंड, जिसमें कंपनी के जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय है उस स्टेट का नाम लिखा जाता है। केवल कंपनी का पूरा पता लिखने की, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा पता लिखने की जरूरत नहीं है, केवल जहां आपका स्टेट, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है आप उस स्टेट का नाम लिख दो, दैट्स इनफ। ठीक है, थर्ड कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज। देखिए कंपनी का जो ये ऑब्जेक्ट क्लोज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपनी का उद्देश्य खंड, इट इज इंपॉर्टेंट क्लोज है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लोज है। ये इस क्लोज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। इसमें 2 खंड होते हैं। पहला तो होता है मुख्य उद्देश्य, इसमें वो बताया जाता है कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी किस एम और किस ऑब्जेक्टिव के लिए स्थापित की गई है, कंपनी क्या कार्य करती है। ठीक है, सेकेंड है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट, कंपनी के इस मेन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने में कुछ आनुषंगिक कार्य जो किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आनुषंगिक या सहायक उद्देश्य। तो इस प्रकार उद्देश्य खंड में कंपनी के उद्देश्यों के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। पहला, कंपनी किस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है, यानी कंपनी क्या कार्य करेगी, और दूसरा कि कंपनी अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य कर सकती है। कंपनी का जो ये क्लोज, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये क्लोज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं लायबिलिटी क्लोज की, यानी कि दायित्व खंड की। इस खंड में कंपनी के सदस्यों के या कंपनी के अंशधारियों के दायित्वों के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ऐसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसी कंपनी का हो जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी बताई जाती है।
अगर अनलिमिटेड हो तो वहां पर ये हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए गारंटी द्वारा लिमिटेड हो तो वहां पर लायबिलिटी बताई जाती है मेंबर्स की, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है अपना, फिफ्थ जो क्लोज है अपना वो है कैपिटल क्लोज, यानी कि पूंजी खंड। इसमें कंपनी की कैपिटल का उल्लेख होता है, जैसे कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कितने शेयर्स में वो डिवाइडेड है, तो इस तरह से इस पूंजी का उल्लेख कंपनी के कैपिटल क्लोज में किया जाता है। फिफ्थ इज सब्सक्रिप्शन और एसोसिएट क्लोज। ये जो सब्सक्रिप्शन क्लोज है आपका अनुहस्ताक्षर खंड, इसे एसोसिएशन क्लोज भी कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन क्लोज में कंपनी के सब्सक्राइबर्स के बारे में जानकारी होती है। जो लोग कंपनी के सबसे पहले जिन्होंने कंपनी में पूंजी लगाई है उनके नामों का उल्लेख होता है, ठीक है। वो लोग हस्ताक्षर करते हैं अपने नामों के सामने। कंपनी देखिए, पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स इसमें होने चाहिए। अनुहस्ताक्षर खंड जो है इसमें कम से कम 7 सदस्य पब्लिक कंपनी में हस्ताक्षर करें। प्राइवेट कंपनी की हम बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर्स सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। और अगर हम ओपीसी की बात करें यानी कि 1 पर्सन कंपनी की, तो मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए वहां पर, ठीक है। तो ये तीनों तरीके की कंडीशन बताई मैंने आपको। पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम, प्राइवेट में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स एंड ओपीसी में मिनिमम 1 सब्सक्राइबर, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक सब्सक्राइबर के नाम के आगे उसके द्वारा लिए जाने वाले अंशों की संख्या भी होनी चाहिए कि भैया उन्होंने कितने शेयर लिए हैं। अगर अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो उल्लेख होगा ही होगा, और कम से कम सब्सक्राइबर द्वारा कम से कम 1 शेयर तो लेना कंपलसरी है ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेन पार्ट है, सब्जेक्ट मैटर कंटेंट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका फॉर्मेशन और उसके कंटेंट्स के बारे में, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।